हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, और अब आपके लिए लेकर आए हैं आज का टॉपिक है हमारा। लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस पढ़ ली थी, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में डिफरेंस देख लिया था। हमने ये सब चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको और क्लियरली आपको बताएंगे। राइट, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब थर्मोडायनेमिक साइकिल। चलिए देखिएगा थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है। थर्मोडायनेमिक साइकिल बेसिकली, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है? अ सिस्टम इज said to have undergone a cycle if the initial and the final points are same. What is the meaning of that? इसका मीनिंग क्या है कि भाई ऐसी कोई भी चीज जो कि जिसके इनिशियल पॉइंट, मतलब जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया एंड आई गो टू 2 एंड देन अगेन आई रिटर्न टू 1, सो मैं A से गया, B से वापस आया, तो जो ये 1A 2B 1 है, ये मेरे लिए एक साइकिल है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों मेरे लिए कैसे हो रहे हैं? सेम। अगर दोनों मेरे लिए सेम है तो ऐसी जो हमारी आप बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा काय में है, ये अंडरगॉन है किसमें? एक साइकिल में। ये एक साइकिल है, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द साइकिल आर 2, तो हमें 2 मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस चाहिए किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो क्या क्या साइकिल्स हो सकती हैं? तो ये हमारी 2p साइकिल है। ये हमारी क्या है? 2p साइकिल, मतलब 2 प्रोसेस साइकिल है। हमारी 3 प्रोसेस साइकिल हो सकती है, लाइक दैट, इस तरीके से कि हम 1 से 2 पर जाएं, 3 पर जाएं और 3 से वापस रिटर्न 1 पे आ जाएं। सो दिस इज द 3p साइकिल, मतलब 3 प्रोसेस साइकिल। एंड नाउ ऐसे ही हमारी 4 प्रोसेस हो सकती हैं, 5 प्रोसेस हो सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्या मिल जाएंगी? साइकिल्स। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि साइकिल क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। बट अभी बताने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम साइकिल के लिए तरफ बढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे, राइट। जब हम कोई साइकिल को पढ़ेंगे या कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय मैं इस बात को आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर साइकिल, चलिए बता ही देते हैं, अगर साइकिल आपकी क्या है? क्लॉकवाइज है। तो अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वो हमेशा वर्क प्रोड्यूसिंग होगी, मतलब उससे हमेशा वर्क क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। वर्क प्रोड्यूसिंग होगी मतलब हमेशा वर्क मिलेगा आपको, वर्क हमेशा आउटपुट में मिलेगा। ऐसी साइकिल से हमेशा वर्क आउटपुट में मिलेगा। और अगर आपकी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको हमेशा उसको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, मतलब उसमें वर्क हमारा जो है लग रहा है, वो वर्क कंज्यूमिंग है। जैसे RAC में हम पढ़ेंगे तो वो वर्क कंज्यूमिंग होगी। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये जो हम पढ़ते हैं ये हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग होती है, राइट। वर्क प्रोड्यूसिंग मतलब ये हमें आउटकम दे रही है। तो ऐसी प्रोसेसेस जो हमारी क्लॉकवाइज होंगी वो हमेशा वर्क प्रोड्यूसिंग होगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगी वो हमेशा वर्क एब्जॉर्बिंग होंगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गिब्स फेस रूल क्या होता है। यहां पर मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, साइकिल्स को लेकर कोई दिक्कत है। साइकिल क्या है? जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। ऐसी प्रोसेसेस बोल सकते हैं जिनके फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स क्या हो गए? सेम हो गए, तो उसको हम बोल सकते हैं साइकिल। और किसी भी साइकिल को करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ 2 प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड। किसी भी साइकिल के लिए कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस चाहिए? कम से कम 2 प्रोसेस मिनिमम चाहिए हमें, राइट। फिर 3p भी हो सकती है, 4p भी हो सकती है, 5p भी हो सकती है, वो सब हम देखेंगे अभी जब एप्लीकेशंस देखेंगे। अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गिब्स फेस रूल। गिब्स फेस रूल, चलिए गिब्स फेस रूल को देखते हैं। और गिब्स फेस रूल में हमें क्या बोला गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। गिब्स ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेस रूल P + F = C + 2। इसको याद रखने का एक तरीका ये हम बना सकते हैं कि आप इसको ऐसे याद रखो कि F + P = 2 + C।
ऐसे क्यों याद रखूं? क्योंकि इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग, भाई फैमिली प्लानिंग क्या होती है इंडिया में? फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? 2 चिल्ड्रंस। तो फैमिली प्लानिंग इज इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रंस। फैमिली प्लानिंग इज इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रंस। हम इससे याद रख सकते हैं कि गिब्स ने फेस रूल में क्या बात बोली है। तो गिब्स फेस रूल क्या है? फैमिली प्लानिंग इज इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रंस। आई होप ये थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा होगा, बट यार याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि फैमिली प्लानिंग इज इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? गिब्स फेस रूल को इजीली याद रख सकते हैं कि गिब्स फेस रूल होता क्या है, गिब्स ने क्या बोला था। अब यहां पर हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि क्या है। सी क्या है? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, राइट? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेकेंड चीज क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फेस। पी क्या है? नंबर ऑफ फेस। और एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। याद है मैंने बोला था इंटेंसिव बनाते हैं, इंटेंसिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्यों बनाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसकी बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास बनाने की जरूरत क्या है? तो हमें इंटेंसिव वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? किसी भी सिस्टम की स्टेट को क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए। किसी भी सिस्टम की स्टेट को क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए। अगर हमें किसी भी सिस्टम की स्टेट को क्या करना है? फिक्स करना है। अगर किसी भी सिस्टम की स्टेट को हमें क्या करना है? फिक्स करना है। तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं? इंटेंसिव वेरिएबल्स। याद रखना, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कौन से? इंटेंसिव वेरिएबल्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन और फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए, देखो डिफाइन का मतलब ही क्या होता है? फिक्स। भाई कोई चीज डिफाइन है मतलब वो फिक्स है कि नहीं? तो अगर मैंने बोला कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करना है तो मुझे नंबर ऑफ क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। और वही बताते हैं कौन? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यही बताता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अरे समझ में आया कि नहीं आया? रट्टा नहीं मारा है भाई, पढ़ा पढ़ा के हो गया है। ठीक है, चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट अस टेक 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द हमारा जो सिस्टम है उसके लिए हम लोग 3 चीजें ले लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल किसके लिए है? तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं एक काम करता हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं शायद आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, विजिबल हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें विजिबल है कि नहीं है। तो नहीं तो मैं फिर बना लूंगा इसको। तो इट इज़ बेटर कि मैं इसको बना लेता हूँ। नो इशू, नो इशू। जस्ट अ मिनट, जस्ट 2 मिनट आप रुकेंगे तब भी हो जाएगा काम हमारा पूरा। बहुत बढ़िया। ये पहुंच गए हम अपनी चीज़ पर और ये पहुंच गए हम यहाँ और रिमूव बैकग्राउंड किया हमने। ओहो हो, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो रिमूव बैकग्राउंड करने पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आई होप अब सभी को विजिबल हो रहा होगा बेहतर तरीके से कि क्या एग्जैक्टली है, राइट? चलिए देखिएगा इसको। तो हमारे पास बेसिकली 3 एग्जांपल्स हैं। एक कंटेनर है हमारे पास, उस कंटेनर में कौन है? उस कंटेनर में कौन है? उस कंटेनर में हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। कौन है भाई? ऑक्सीजन गैस है। कौन है? ऑक्सीजन गैस है ना? तो हमने एक कंटेनर में क्या ले ली? ऑक्सीजन गैस ले ली। कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं इसको बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ बेटर कि हम इसको फिर से बना लें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया? एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैंने किसको ले लिया? ऑक्सीजन गैस को ले लिया। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने किसको ले लिया? ऑक्सीजन गैस को ले लिया। ऑक्सीजन गैस को ले लिया, राइट? चलिए, तो यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन गैस को ले लिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने फिर से कंटेनर लिया
और इस बार जो कंटेनर मैंने लिया उसमें मैंने क्या किया, ऊपर रखा किसको, स्टीम को, और नीचे रखा किसको, वाटर को। एंड अगेन आई टेक द थर्ड कंटेनर एंड इज इन दैट मैंने तीनों स्टेट को ले लिया, मतलब स्टीम को भी ले लिया, वाटर को भी ले लिया और आइस को भी ले लिया। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ लिया है, राइट। मतलब हमने ऑक्सीजन ले लिया, हमने एक इसमें किसको ले लिया, वाटर और स्टीम को ले लिया, एंड द थर्ड वन इज आइस, और हमने किसको ले लिया है, आइस, वाटर और स्टीम को ले लिया, राइट। चलिए देखते हैं, सबसे पहली बात करते हैं यहाँ कौन है, ऑक्सीजन गैस है, तो नंबर ऑफ फेस पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ फेस कितने हैं, तो भाई नंबर ऑफ फेस है 1। इधर कौन कौन है, इधर स्टीम है और वाटर है, वाटर मतलब लिक्विड, स्टीम मतलब वेपर, तो यहाँ नंबर ऑफ फेसेस कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2, एंड देयर द नंबर ऑफ फेसेस आर 3। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस आ गए हैं, और हमें ये पता चल गया है कि तीनों केसेस में अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, तो यहाँ तो यार सिर्फ हमें क्या दिख रही है, ऑक्सीजन गैस दिख रही है, तो हमने सिर्फ क्या ले लिया, एक। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो वाटर किससे मिलकर बना होता है, तो वाटर मिलकर बना होता है H2O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, 2, नहीं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर होंगे 1, ओनली वाटर, दैट इज H2O। तो ये बात ध्यान रखनी है, आप ऐसा मत कर देना कि हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे कौन है, वाटर है, दैट इज C इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तीसरे में, तो तीसरे में भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, 1 हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, तो हमने फार्मूला लगा दिया, क्या, फैमिली प्लानिंग इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रंस। तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, फैमिली मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 2 + C की वैल्यू 1, और माइनस P मतलब 1, सो दैट इज 2। तो यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 2। मतलब ये कि अगर हम 2 ऐसे इंटेंसिव वेरिएबल्स को चूज करें तो हम ऑक्सीजन की गैसियस स्टेट को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। सही बात है भाई, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कौन है, इंटेंसिव। अगर मैं किसी भी गैस की बात करूं और मैं उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो उसकी स्टेट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आई होप समझ में आ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का और जो गिब्स बेस रूल है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको भी देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि स्टीम और वाटर है, स्टीम और वाटर है, स्टीम और वाटर है, तो क्या होगा बॉस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू 2 + 1 - 2 दैट इज 1। तो यहां पर हमको सिर्फ एक ही इंटेंसिव वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, और हम इसकी स्टेट को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसको समझते हैं भाई। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास, जैसे ये हम लोग जानते हैं कि दिस इज द आपका TS डायग्राम, जो भी आप बोलना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं बोलूं कि यार स्टीम और वाटर वाली जो स्टेट है वो एग्जैक्टली ये वाली स्टेट है, बिटवीन दैम वेट जोन में जो होती है, तो अगर मैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन या सैचुरेटेड टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हर एक का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये प्रेशर लाइन भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो अगर ये प्रेशर लाइन कांस्टेंट है, उस प्रेशर लाइन पर अगर मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर उसका क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो उसकी फिक्स स्टेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब किसी एक इंटेंसिव वेरिएबल को भी अगर हमने फिक्स कर दिया, एक इंटेंसिव वेरिएबल को भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो भाई इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तीसरे केस को देखते हैं। तीसरे केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, तो इट्स 2 + 1 - 3। ओहो, हाँ भाई क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 0। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, देखो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ बेटा, इस वाले केस में हमको 2 की जरूरत है, मतलब 2 हमें ऐसे इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है जो इसकी स्टेट को क्या कर दें, फिक्स कर दें। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ, तो सेकेंड एग्जाम्पल में हुआ ये कि हमको सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है जो स्टेट को क्या कर दे, फिक्स कर दे। और थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्या पाया,
थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्या पाया कि हमें तो किसी भी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव की वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है स्टेट को फिक्स करने के लिए। मतलब किस कंडीशन में, अब देखो यहां कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे थे, स्टीम, वाटर और आइस। ऐसी पॉइंट जहां पर तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात हो रही है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.16 केल्विन, ये टेम्परेचर है इसका। इतने टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0। दैट मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम को फिक्स करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटेंसिव वेरिएबल्स की। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इसी बात के लिए हम ये बात बोलेंगे कि एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0 होगी। ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। आगे जाके देखेंगे कि ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट भी बनेगा। आई होप सभी को गिब्स फेस रूल और उसकी एप्लीकेशन समझ में आई होगी। ओके, सो नाउ आईएएस में आया हुआ ये एक क्वेश्चन है जो हमें करना है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें मैं इसको कंटिन्यू करवाऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दूंगा आपको। इसको अभी होमवर्क है, आपको इसको करना है, आपको बताना है कि इस कंडीशन में क्या होगी। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां पूछ रहा है, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड तो आपका कहां पहुंच गया भाई, ये अगर आपके लिए टीएस डायग्राम है तो कुछ ऐसा रहेगा। तो सुपर हीटेड तो यहां आ गया, ये सुपर हीटेड जोन होता है। और ये वाला जो है यहां से यहां तक ये वेट जोन है। ये कौन सा कर्व कहलाता हमारा, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और ये है हमारा सैचुरेटेड वेपर कर्व। तो हमें सैचुरेटेड वेपर पे निकालना है। सैचुरेटेड वेपर मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, राइट? क्लियर है? तो सैचुरेटेड वेपर के लिए हमें निकालना है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये जो एक क्वेश्चन है जिसमें दो हैं, हमें ये करना है। मैंने आपको हिंट दे दी है, वाटर के बारे में बात है, सी की वैल्यू 1 होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस कहां पर आ रहे हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए अभी ये क्वेश्चन लगाने का है आपको, है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। बस इसी कारण तो इसको क्या नाम दे दिया गया, जीरोथ लॉ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो है वो 1830 से लेकर 1850 के बीच में इंट्रोड्यूस हो चुके थे, आ चुके थे मार्केट में। तो जब ये 1830 मतलब 1830 से 1850 के बीच में फर्स्ट और सेकेंड लॉ आ गया था, तो फिर फोरियर ने 1921 में जीरोथ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। 1921 से 1931 तक चले जाओ, क्योंकि कुछ किताबें इसको थोड़ा सा करती हैं डिस्टर्ब। तो 1921 से 1931 के बीच में अपन मान लेते हैं। तो इसके बीच में लगभग उन्होंने क्या किया, जीरोथ लॉ को दिया। किसको दिया? जीरोथ लॉ को दिया। और जीरोथ लॉ में उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी ए जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, देखो ध्यान देने वाली बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के साथ और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, तो बॉडी ए और बॉडी सी काय में होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। लेट कंसीडर कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसको हम देखते हैं। ये मैं इधर ले आता हूं, जो पॉइंट है क्या ने आपको दिखाई देगा। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली हमने क्या किया। एक बॉडी ली, ये बॉडी कौन है, सी। अब यहां हमने कौन सी बॉडी ली,
बॉडी ए, बॉडी बी के साथ है। ओके, बॉडी बी के साथ है तो भाई इसको हटा दे रहा हूं मैं और इसकी जगह लिख दे रहा हूं बॉडी बी। और बॉडी बी बॉडी सी के साथ क्या में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। मतलब TA बराबर TC होगा, TA बराबर TB होगा और TB बराबर TC होगा। इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर कोई एक बॉडी हमें एज अ थर्मामीटर काम करेगी। मतलब यहां से हमें थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, थर्मामीटर का जो कॉन्सेप्ट है, थर्मोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको यहां से मिलने वाला है। तो क्या बोला जा रहा है कि बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी B एंड बॉडी B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी C। तो डेफिनेटली A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली हम वहां पर जीरोथ लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। और यहां पर एक बॉडी एज अ थर्मामीटर काम करेगी, क्योंकि जो हमें बता पाएगी कि टेम्परेचर कितना है उस बॉडी का जो जिसके कांटेक्ट में वो आई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सपोज B हमारे लिए थर्मामीटर है तो वो बता देगी कि यार A का टेम्परेचर कितना है। क्यों? क्योंकि जो A का टेम्परेचर होगा वही B का होगा। तो इस तरीके से हम लोग थर्मामीटर के प्रिंसिपल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट कर लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें याद रखने वाला। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन है जो हम लोग देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ, ये IAS का क्वेश्चन है 2009 का, कि द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आई होप किसी को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इट्स आंसर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत तेजी से आगे बढ़ गया क्या मैं? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। ये 2009 का क्वेश्चन है, गेट का नहीं है, IAS का है। IAS का 2009 का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल मतलब जिस पर थर्मामीटर हम बना रहे हैं। अब थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? वो बोलता है कि इन दिस प्रिंसिपल द प्रॉपर्टीज विच चेंजेस विद द टेम्परेचर इज फाउंड फर्स्ट। सबसे पहले हमको ऐसी प्रॉपर्टी को फाइंड करना है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। हमें ऐसी प्रॉपर्टी चूज करनी है जो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है बेटू? जो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है? टेम्परेचर के साथ जो चेंज हो रही है, जैसे रेजिस्टेंस, जैसे EMF, जैसे प्रेशर, जैसे वॉल्यूम, कुछ भी, जो भी चीज है, जो भी वो क्वांटिटी है, वो हमें फाउंड करनी है जो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, सबसे पहले हमें वो फाइंड करनी है। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहे हैं? इन दिस प्रिंसिपल द प्रॉपर्टी विच चेंजेस विद द टेम्परेचर इज फाउंड फर्स्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर इज फाउंड आउट। तो मतलब सबसे पहले हमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को पहचानना है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ क्या करे? चेंज करे, और उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं सब कराऊंगा। अभी सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी को चूज करना है जो टेम्परेचर के साथ क्या करेगी? चेंज करेगी। और टेम्परेचर के साथ चेंज होने के बाद हम टेम्परेचर को उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी विच इज हेल्प्स टू फाइंडिंग द टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलिए, आई होप यहां तक सभी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक क्या है टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। देखिए,
अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से देख रहे हो तो ये ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एमपी के लिए अगर हम लोग बात करें, आरजीपीवी की बात करें, तो आरजीपीवी में ये वाला पोर्शन नहीं आता। कौन सा? थर्मोमीटर वाला। जो थर्मामीटर वाला पोर्शन है ये आरजीपीवी में नहीं आता है, लेकिन गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात आईआईटी जेई वगैरह में भी ये पूछा जाता है। तो अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जेई वाले बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा, डोंट वेरी। हाँ, चलिए देखिएगा, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर हमारे पास होंगे। सबसे पहला थर्मामीटर है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मतलब क्या? रेजिस्टेंस थर्मामीटर। रेजिस्टेंस थर्मामीटर, नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्मामीटर कहीं ना कहीं यहां पर रेजिस्टेंस को हम एज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन होगी? यहां पर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? तो यहां पर दिस थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये कक्षा 11वीं नहीं 12वीं का, मतलब क्लास 12th का ये टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेसिकली? तो भाई हम ऐसे 4 क्या ले लेते हैं? रेजिस्टेंस ले लेते हैं। वी आर टेकन द 4 रेजिस्टेंस। हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिए और इसको हमने बाहर एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या आएगा? करंट आएगा। करंट आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। लेकिन किंतु परंतु मित्र, हम यहाँ पर बीच में क्या कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। कुछ भी हो सकता है ये, देखिए सुनिए, ये कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है। ये पी क्यू आर एस, एस को हमने मान लिया कि ये वेरिएबल है। एस क्या है? वेरिएबल है। रियोस्टेट लगा देते ना, तो वेरिएबल क्या आ जाता है हमारे पास? रजिस्टेंस आ जाता है, वो जिससे कि हम अलग अलग इस पर चेक कर पाएँ चीज़ों को, राइट, और देख पाएँ। और दूसरी बात, उससे हम सेटिंग करते हैं किसकी? कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ना करे। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ना करे, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी हमको डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देना चाहिए। समझे कि नहीं भाई? गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई देना नहीं चाहिए। तो ऐसे हम इसको अरेंज करते हैं। जब हम ऐसा अरेंज करते हैं तो हमें पता चलता है कि P बाय Q का रेशो बराबर है R बाय S के। R बाय S के P बाय Q का रेशो R बाय S के क्या है? इक्वल है। तो यहां से हमारे पास R आ जाता है, क्योंकि हमें P पता रहता है, Q पता रहता है, S भी हमें पता चल जाता है, तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाता है? R। अब एग्जैक्टली R जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है, वो टेम्परेचर का क्या होता है? फंक्शन। वी नो दैट इट्स R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। इसको आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक लेना चाहेंगे तो बीटा टी स्क्वायर। अगर इफ देयर आर 2 कंडीशंस आर आपको गिवन है, तो आप ये 2 अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। नहीं है तो फिर लीनियर लेके चलना, मतलब एक ही अल्फा टी, राइट। तो अगर आपके पास R इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा प्लस टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है, तो आपको इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उस रेजिस्टेंस को इसके इक्वल कर देंगे। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं? तो हमारे पास जो टेम्परेचर हुआ करेगा वो इजीली क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। बाकी काम करता है कौन? अगर इसको डिजिटली दिखाना है तो क्या कर देगा बाकी काम? ओ तो वो क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो कंट्रोलर, एंड देन वो अरेंजमेंट करके हम डिस्प्ले कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। तो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं थर्मामीटर। तो दिस थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? रेजिस्टेंस। इन दिस थर्मामीटर रेजिस्टेंस इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन बन गया? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आई होप सभी को थर्मिस्टर का जो मैंने अभी नॉलेज दिया है, ये वेरिएबल है, हाँ यहां लिख लेना, ये वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल। तो इस तरीके से आप कभी भी चीजों को क्या कर पाएंगे बॉस मित्र? फाइंड कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे थर्मामीटर पे, देखो ये भी बना हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हमने तो बना ही दिया। चलिए तो भाई अगला थर्मामीटर कौन सा है? थर्मोकपल। बहुत बढ़िया। किस पर काम करता है? सीबेक इफेक्ट पर, बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या होता है? सीबेक इफेक्ट क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, व्हेन
two dissimilar metals are joined to form two junctions, and these two junctions are maintained at different temperature. Then EMF and voltage are generated, and these EMF is proportional to the temperature difference between junctions. चलिए समझने की कोशिश करते हैं. बोला क्या भैया सीबेक भैया ने? सीबेक भैया से दैट कि भाई आपके पास ये दो क्या हैं, दो बॉडीज हैं, वन एट द टेम्परेचर T1 एंड अदर एट द टेम्परेचर T2. दो डिसिमिलर मेटल्स के थ्रू हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, इनको हमने क्या किया, ज्वाइन कराया ऐसे. हाँ, तो यहाँ क्या बन गया जंक्शन, यहाँ क्या बन गया जंक्शन. हम बोलेंगे ये जंक्शन T1 टेम्परेचर पे, ये जंक्शन T2 टेम्परेचर पर है. एक कोई हमारे लिए क्या होगा, नोन, और एक कोई हमारे लिए क्या होगा, अननोन. और उन्होंने बोला क्या कि अगर ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होंगे तो इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट. क्यों करंट फ्लो करेगा, करंट क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ. क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टेम्परेचर चेंज के. टेम्परेचर चेंज के, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा ईएमएफ उतना ज्यादा इंड्यूस्ड होगा. तो ईएमएफ यहां पर एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी काम कर रहा है बॉस. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह कौन काम कर रहा है, ईएमएफ. तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है यहां पर, ईएमएफ है. ईएमएफ प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन थर्मोकपल. तो थर्मोकपल क्या होता है, अगर हमने दो मेटल्स लिए या दो हमने अलग अलग बॉडीज ले ली, उनको हमने डिसिमिलर मेटल्स के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जंक्शन बनेगा. वो जंक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पर होगा. डिफरेंट टेम्परेचर पर होने के कारण उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ. और वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चेंज इन टेम्परेचर के. मतलब इन दोनों बॉडी के टेम्परेचर्स में जो डिफरेंस है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा. तो याद आ रहा है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा. बस इतना ध्यान रखिएगा. तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों बॉडीज के बीच में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा ईएमएफ, उतना ज्यादा करंट. उस हिसाब से हम नॉलेज ले लेंगे कि भाई यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि एक होगा नोन और एक होगा अननोन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कैसे हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर को देखना है और थर्मोकपल को देखना है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब तो बहुत आसान है. अच्छा चलो पहले इसके बारे में भी कुछ नोट कर लो भाई, नहीं तो बोलोगे कि सर आप नोट तो करा ही नहीं रहे हो, आप बस पढ़ाते जा रहे हो. चलो जल्दी से देख लो इसको. क्या बोला जा रहा है, तो थर्मोकपल, हैंस इन थर्मोकपल ईएमएफ प्ले द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं है, ये थर्मोमेट्रिक होना चाहिए. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम कौन करेगा, यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम कौन करेगा, ईएमएफ. तो ईएमएफ प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम थर्मोकपल में कौन कर रहा है, ईएमएफ कर रहा है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. एंड अभी हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा देंगे और कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी लगवा दूंगा मैं आपको, डोंट वेरी. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर. जहां गैस की बात आ गई ना, जहां ये वर्ड आ गया गैस, तो हम लोग जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पर. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू MRT. PV इज इक्वल्स टू MRT. यहां पर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. मास M है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है. तो PV इज इक्वल्स टू MRT हो गया. बहुत बढ़िया बात है सर. अब ये बताओ बेटा कि हमने कौन सा प्रेशर लेना है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर लेना है हमको. कौन सा गैस थर्मामीटर लेना है, कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण प्रेशर तो ऑलरेडी क्या हो गया है, कांस्टेंट.
और m और r हमारे ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब यहां पर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोमीटर सॉरी in this thermometer pressure play, just a minute, no man no, अगर कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर है तो प्रेशर प्ले नहीं करेगा, वॉल्यूम करेगा। वॉल्यूम प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम काहे का काम करेगा, वॉल्यूम करेगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यहां पर प्ले रोल कौन प्ले करेगा, वॉल्यूम करेगा ना। ये थोड़ा सुधार लेना भाई, यहां ध्यान रखना इसका। यहां पे वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम यहां पर फंक्शन मिल रहा है किसका, टेम्परेचर का। नाउ द नेक्स्ट इज कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा एक काम करते ना, इसको मैं यहां से रिलीज करता हूं, हटा देता हूं और यहाँ मैं लिख देता हूँ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये मैं लेकर, अरे ये अकेले नहीं जाएगा, ओहो हो, फिर तो लिखना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसको ज़रा आप लोग सही कर लीजिए क्योंकि ये काम में आएगा आपके। ये वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर कौन आएगा, प्रेशर आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। और यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा वॉल्यूम, यहां कौन आएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम प्ले द रोल ऑफ, वॉल्यूम प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड हियर प्रेशर, अभी मैंने पहले लिख दिया है, अभी समझा रहा हूं, डोंट वरी। तो अगेन हमारे पास गैस थर्मामीटर है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन ले ली, PV इज इक्वल टू mRT। अब बोलेंगे क्या बाबू कि प्रेशर हमारा कौन है, ये दोनों में मैंने हेडिंग वही डाल के रखी हुई है। अच्छा तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो गई अपन से, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर कर क्या कर देना, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है बॉस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये ऑलरेडी हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि इन दिस थर्मामीटर प्रेशर प्ले द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक नहीं है, थर्मोमेट्रिक है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं, है ना, नहीं मिटेगा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई, प्रेशर। यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रेशर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले कौन कर रहा है, प्रेशर। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, है ना। तो अभी तक हमने 3 टाइप के थर्मामीटर देखे हैं, जरा फटाफट देख लेते हैं। एक टेबल टाइप की हम बना देते हैं, उस पर ध्यान दे देना। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं थर्मामीटर, हाँ बहुत मोटा हो गया। और यहां हम लोग ले रहे हैं कौन, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, द नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया रेजिस्टेंस थर्मामीटर, रेजिस्टेंट थर्मामीटर।
तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर अगर हमने लिया तो रेजिस्टेंस यहां पर काहे का काम करेगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा थर्मोकपल, तो थर्मोकपल में कौन आ जाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है भाई, ईएमएफ प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ईएमएफ है, तो फिर यहां कौन आ जाएगा, यहां प्रिंसिपल कौन है, सीबेक इफेक्ट। काय पे काम करता है ये, सीबेक इफेक्ट पर। काय पे काम करता है, सीबेक इफेक्ट पर काम करता है, राइट, सीबेक इफेक्ट पर काम करता है ना। फिर अपने पास तीसरा चीज आ जाएगा कौन, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर काय पे काम करता है, तो भैया पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पर वर्क करेगा। और कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम जो है वो प्ले करेगा किसका रोल, टेम्परेचर के साथ फंक्शन का, मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल कौन प्ले करने वाला है, वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो यहां पर बॉस प्रेशर करेगा काय का काम, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का, और अगेन ये आइडियल गैस इक्वेशन पर वर्क करेगा। तो ये टेबल प्लीज बना लो, इससे आप बहुत जल्दी जज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जल्दी से बना लीजिए, मैं 2 मिनट में फिर से चालू कर रहा हूं, बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए, तो आई होप आप सभी ने ये बना लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्यों इरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो भाई इरेज तो करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, आईएएस 2007 की ये प्रॉब्लम है, आईएएस 2007 की ये प्रॉब्लम है। तो सभी को विजिबल हो रही है, आईएएस 2007 की ये प्रॉब्लम है, क्या आपको दिखाई दे रही है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिख रहा है सभी को, विजिबल है? सो अब हम देखने जा रहे हैं आईएएस 2007 का ये क्वेश्चन है मैकेनिकल का। चलिए क्या करना है हमें लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मरकरी इन ग्लास, थर्मोकपल और थर्मिस्टर और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस। करना क्या है भाई, पहले वो तो पढ़ लें। तो मैच लिस्ट 1 दैट इज अ टाइप ऑफ थर्मामीटर विद द लिस्ट 2 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए भाई साहब क्या पूछ लिया है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट 1 लिस्ट 2। चलिए ये पूरे थर्मामीटर हैं, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखो यहां कौन है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। आंख बंद करके प्रेशर पे जाओ, मतलब डी का 1, डी का 1, तो डी का 1 या फिर बी है या फिर डी है। तो ए और सी तो वैसी पिक्चर से हट गए, ए और सी तो वैसी पिक्चर से हट गए। अब बहुत जल्दी काम हो रहा है, थर्मिस्टर तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो सी का 2, सी का 2 सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो अपना आंसर डी हो गया। लेकिन और भी देख लेते हैं, थर्मोकपल और मरकरी इन ग्लास काय पे चलता है, वॉल्यूम कैसा रहता है, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब मरकरी पे आप टेम्परेचर देते हो, मरकरी जो अपना थर्मामीटर होता है उसमें जब आप टेम्परेचर देते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दैट मीन्स व्हाट, टेम्परेचर जो है वो यहां पर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन हो गई, वॉल्यूम। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, क्लियर है? चलिए, तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केल, 2 मिनट। अब हम इस
चालू करने जा रहे हैं क्या, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल क्या है, तो भाई आप लोगों को पता होगा कि एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो किसको बना दिया गया है, केल्विन को। तो द टेम्परेचर स्केल आर आर्बिट्री इन सेल्सियस स्केल, आइस पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट को कितना लिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट को कितना लिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट मानते हैं ना, एब्सोल्यूट है केल्विन हमारा, क्या है, एब्सोल्यूट है। आर्बिट्री मतलब होता है मनचाहा ना, ये अभी अपन ने मनचाहा बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो आर्बिट्री इन सेल्सियस स्केल, आइस पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट को हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है और स्टीम पॉइंट को हमने क्या लिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। इसको एक तरीके से आपको समझाता हूं, कोशिश है, आई होप सबको समझ में आएगा। टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर स्केल है, तो हमने क्या किया, दो लिमिट बना ली। ये हमारे पास दो लिमिट है, पहली है आइस पॉइंट और दूसरा है स्टीम पॉइंट। ठीक, अब हमारे पास तीन स्केल है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास 3 स्केल्स हैं। ये पहला स्केल है एंड दिस विल बी व्हाट, ये हमारे पास कौन सा स्केल हो गया, सपोज ये हमारे पास सेल्सियस स्केल है। तो ये अगर सेल्सियस स्केल है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, केल्विन, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। अभी मैं तीनों में रिलेशन समझा रहा हूं कैसे करना है, बहुत जल्दी आपको ट्रिकी समझ में आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए सेल्सियस स्केल ये वाला है, ये हमारा सेल्सियस स्केल है, ये हमारा केल्विन है और ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट। तो ये 0 होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए, 273.15, और अगर परफेक्ट नहीं लेना है तो 273 लेकर भी हम लोग छोड़ सकते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट होगा 32 फ़ारेनहाइट। मतलब जो आइस पॉइंट है वो फ़ारेनहाइट में 32 होता है, वाटर सेल्सियस में 0 होता है, और तुम्हारा केल्विन में होता है 273.15। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमको क्या देखनी है कि इनके बीच में सब डिविजन्स कितने हैं। तो सेल्सियस स्केल में सब डिविजन्स कितने हैं, देयर आर द 100 सब डिविजन्स। यहाँ पे भी कितने हैं, 100 सब डिविजन। सब डिविजन्स मतलब जो हम लोग बनाते हैं, राइट, ये स्केल में जो बनाते हैं, राइट, सब डिविजन्स। तो सब डिविजन्स यहाँ कितने हैं बेटा, 180 हैं। कितने हैं, 180। सबसे ज़्यादा कहाँ है, 180 है। 180 में अगर सबसे ज़्यादा 180 है, सबसे ज़्यादा 180 है, तो ज़्यादा करीबी, ज़्यादा एग्जैक्टली जो हमको टेम्परेचर मिल पाएगा, क्या बता सकते हो किस में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस में होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हमें आंसर कौन दे सकता है। और यही कारण है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर काय में देखते हैं जनरली। आंसर नहीं दे रहा हूं, आपको बताना है, राइट। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, इधर देखिए, हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो हमने एक लाइन ले ली है, ये दे रहा है हमें डिग्री सेल्सियस, ये दे रहा है केल्विन, ये दे रहा है फ़ारेनहाइट। तो रिलेशन क्या बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन देम, ये जो रेशो है ना, ये इस रेशो के क्या चलेगा, मतलब ये अपॉन ये रेशो हर एक स्केल के लिए कैसे चलेगा, कांस्टेंट। बेटा ये रेशो, ये लेंथ का रेशो और ये लेंथ का रेशो, मतलब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस का जो रेशो है, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ का जो रेशो है, वो सभी स्केल्स के लिए कैसे चलेगा, सेम। सभी स्केल्स के लिए कैसे चलेगा, सेम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करना चालू करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय टोटल सब डिविजन्स 100, फिर केल्विन माइनस 273, ये डिफरेंस कितना होगा, केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय अगेन 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये वाला डिफरेंस, मतलब f माइनस 32 डिवाइडेड बाय
180। अब 20 से डिवाइडेशन किया तो ये 5 और ये 9, तो आपके पास आ गया डिग्री सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 बाय 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 9। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास रिलेशन है सेल्सियस केल्विन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, केल्विन फ़ारेनहाइट तीनों के बीच में। आई होप आपको जिसका भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं इजीली। और अगर हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन को लेकर चलते हैं तो हम बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू K माइनस 273.15 या K इज इक्वल टू C प्लस 273.15 केल्विन। आया समझ में? पक्का बताइए। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर स्केल्स को देखते हैं। आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट के तरीके, राइट? जो मेथड्स हैं किसको यह करने की, टेम्परेचर मेजर करने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं 1952 और 1952 नहीं, 1954 और 1954 के पहले और 1954 के बाद। तो मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट बिफोर 1954, आफ्टर 1954, ये दो टॉपिक और हमारे बच रहे हैं और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, प्लस सम न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड रहेंगे टेम्परेचर स्केल्स पर और बाकी चीज़ों पर, थर्मामीटर्स पर। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा अच्छे से, क्या बोलते हैं, अच्छे से नहीं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए, क्योंकि आपका लेवल जितना अच्छा रहेगा मेरा एनर्जी लेवल उतना बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको बेहतरीन हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से ये पूरा देने वाले हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।